Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper. So आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 का पेपर. ओके ऐसे ही दिसंबर 2019 से लेके 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर 2 के पेपर हैं सीटेट के लिए वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन. ओके तो आज हम दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. ओके सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. If you're new in this channel, please subscribe the channel and अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको लगे कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. ओके सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं आपको एक बारी पेपर का पैटर्न बता देती हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कितने पार्ट्स में होते हैं, वो सारा एक बारी मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ यहाँ पे. ओके सो ये जो पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये. ठीक है 5 पार्ट्स में होगा. पार्ट 1 जो होगा आपका वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये होता है 30 मार्क्स का. ओके 30 मार्क्स का आएगा ये. जो पार्ट 2 होगा हमारा उसमें आएगा पार्ट 2 में मैथ्स भी 30 मार्क्स का आएगा. देन पार्ट 3 इसमें साइंस आएगी हमारी. साइंस 30 मार्क्स की आएगी. अब साइंस जो 30 मार्क्स की है उसमें 20 मार्क्स की तो हमारी थ्योरी होती है प्लस जो 10 मार्क्स हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं. उसमें एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं बट टोटल 30 क्वेश्चन में से जैसे 20 क्वेश्चन साइंस थ्योरी के होंगे, 10 क्वेश्चन साइंस की पेडागोजी होगी. ठीक है तो आज हम वही पूरे 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग पेडागोजी. 3 पार्ट हो गए. फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो लैंग्वेज का होता है. फोर्थ पार्ट में लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप चूज करो दोनों में से. और 5 में भी इंग्लिश और हिंदी. अगर इसमें इंग्लिश है तो सेकंड में आप हिंदी चूज करेंगे. तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा. ठीक है 30 मार्क्स के सारे पेपर हैं, सारे पार्ट्स हैं 30 मार्क्स के. और टोटल जो है ये टोटल होता है 150 मार्क्स का. ओके टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होता है. ठीक है तो इजी ही होता है, इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है. बाकी अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया. ओके सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट X इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक. X कोई केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. और वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नेसेसरी है. व्हेन X इज सिक्रीटेड इन एक्सेस, जब एक्सेस अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाता है तो इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम. इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है जैसे कि इंडाइजेशन. तो वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन. तो इस केस में जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम वाई को यूज करते हैं. वाई एक केमिकल है, हम उस केमिकल को यूज कर रहे हैं टू ट्रीट दिस कंडीशन. सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी एक्स और वाई, कि एक्स क्या है और वाई क्या है. तो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले डायरेक्ट से आंसर नहीं बताऊंगी. एक बार क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप खुद ही आंसर को आइडेंटिफाई कर पाओ, खुद ही उसको चूज कर पाओ. ठीक है सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ. यस तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सबको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एसिड है. एसिड का एग्जाम्पल यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज HCl. HCl एक एसिड है. NaOH दिस इज बेस. एसिड में एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं सो इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर. तो इसी को हम कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मींस एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. न्यूट्रलाइज करने के बाद इन दोनों जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है. फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl. Na ये वाला और Cl यहां से. ठीक है प्लस H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं. हम इनो क्यों लेते हैं, बिकॉज इनो इज अ बेसिक सब्सटेंस. जब भी एसिडिटी होती है हम इनो लेते हैं जो कि बेसिक सब्सटेंस है.
तो क्या होता है, फिर दोनों आपस में रिएक्ट करते करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है. सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. तो इसमें हमें पूछा है कि x क्या है और y क्या है. चलो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज x इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यस, हो सकता है. एंड y इज सोडियम कार्बोनेट. नो, सोडियम कार्बोनेट नहीं. सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा y, क्योंकि y क्या हम चाहिए हमें, बेसिक. अभी मैंने बताया ना कि x एसिड है तो y बेस है. y बेस है बट सोडियम कार्बोनेट इज नॉट अ बेस, so this is not a answer. Second is X is milk of magnesia. Milk of magnesia is also a basic substance, so this is not answer. Option number C, X is hydrochloric acid. Yes. And Y is milk of magnesia. Yes, this is right. Means X जो है एसिड होना चाहिए, Y जो है बेसिक होना चाहिए, तो उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे. तो X यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि एसिड ही है, सॉरी, एंड Y is milk of magnesia. Okay. So this is our right answer. ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर. और प्लीज हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लीजिए. ठीक है, इसी के लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप प्लीज हिंदी में भी आंसर को पढ़ लीजिए. ठीक है, तो यही हमारा आंसर है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक बार मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव ऑन करते हैं. ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें कुछ स्लाइड्स भी एड ऑन की हैं. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. मैं आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन जरूर करूंगी. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड. कह रहा है ये 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, उसमें से बैक्टीरिया कहाँ यूज नहीं हो रहा है. इज नॉट यूज. नोट का ध्यान रखें, जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड ना करें. नोट यूज, बैक्टीरिया यूज नहीं हो रहा है. तो चलो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज नहीं हो रहा है क्या? ये गलत है, क्योंकि कर्ड बनाने के लिए आप सबको पता है बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया, और कर्ड में ये प्रेजेंट होता है. तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि नोट बताना है. बेकिंग ऑफ ब्रेड, जब हम ब्रेड बनाते हैं उसमें ईस्ट यूज होता है, एंड ईस्ट इज अ फंगस. ईस्ट इज नॉट अ बैक्टीरिया, ईस्ट इज अ फंगस. यस, यही हमारा आंसर है. बाकी आंसर ये ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस में भी बैक्टीरिया यूज होता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बैक्टीरिया यूज होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है रूट्स में, नोड्यूल्स में. तो ये जो चैप्टर, ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिटेल में आपको एक बार, जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 सारे चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगी, तब हम सबके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ समझ लेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए आंसर जो है बेकिंग ऑफ ब्रेड, बिकॉज ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज होता है, और ईस्ट इज अ फंगस. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. ये इरेज कर लूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं. व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, और जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में प्लीज देख लीजिए. निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से अलग है. 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक जो है वो अलग होगा. ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन सबको पता है क्या होता है, बनों की कटाई. यहाँ हिंदी में देख लीजिए, बनों की कटाई मतलब फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं, ट्रीज को हम कट कर रहे हैं. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन होता है जैसे बंजर लैंड, खाली कोई जगह है, कोई लैंड है जो काफी सालों से, काफी टाइम से खाली पड़ी है, उस पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई ह्यूमस इज नॉट प्रेजेंट इवन, तो उस जगह को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन. जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, बिल्कुल बंजर रूखी सूखी धरती जमीन हो रखी है, दैट इज डेजर्टिफिकेशन. तो डिफोरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन मिलता जुलता है, दोनों में ही लॉस ऑफ लैंड, लॉस हो रहा है. ठीक है, और
इरोजन इज ऑल्सो क्या होता है, इरोजन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश होती है, जब आपने देखा होगा, चलो आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो जगह है, यहाँ एक कोई लैंड है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, और ये कोई लैंड है जहाँ जहाँ पेड़ पौधे कुछ नहीं है, खाली जमीन है वो। तो जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, अब ये जो बारिश होती है, जो पेड़ के रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं जो रूट्स हैं। तो जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो सम अमाउंट, कुछ अमाउंट तो जो प्रेजेंट है अपर लेयर में, सॉइल के अपर लेयर में, वो तो वॉश ऑफ हो जाता है पानी के साथ, ठीक है, बट प्रॉपर पूरा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है बट इतना पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। और जो खाली जगह है, यहाँ पे तो खाली मिट्टी है, मिट्टी को किसी ने होल्ड करके नहीं रखा है, तो जैसे ही बारिश होएगी तो ये सारी मिट्टी जो है पानी के साथ बह जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है, लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन। तो इरोजन में भी लॉस हो रहा है, डिफोरेस्टेशन में भी लॉस हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन में भी लॉस है, इरोजन में भी लॉस हो रहा है, बट कंजर्वेशन में लॉस नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन में हम चीजों को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो यही ऑप्शन जो है इन तीनों से अलग है, और जो अलग है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज आर राइट आंसर, ओके। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Our next question is, which of the following statement is not correct? इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, गलत स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो हमें बतानी है। सो चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। अब आप सबको पता होगा डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स into means breakdown of bigger particles into smaller particles, that is called digestion। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम फॉर एग्जांपल हमने राइस खाया या हमने चपाती खाई तो हम उसे च्यू करेंगे, सलाइवा में मिक्स होएगा हमारे माउथ में, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और फिर उसके बाद हमारे स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, काफी सारी जूसेस सिक्रीट होंगे, तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में उसको भेज देगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है कि पहले फूड माउथ में गया, फिर माउथ के बाद फिर ऑफकोर्स ईसोफेगस में फूड पाइप, ईसोफेगस फूड, ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जब मैं चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब डिटेल में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैं वहां पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। माउथ में गया हो ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। तो यही प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसी को कह रहे हैं डाइजेशन, ओके। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो क्या हो रहा है, जो हमारा फूड है, फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सो उससे कोई नई टर्म बन रही है, उसे कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो डाइजेशन, ऑफ कोर्स डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। अच्छा, ये बताने से पहले एक बार मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए यहाँ मैंने डिफरेंस दे रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। Physical change is the kind of change where the matter switches into another form. In here, the chemical properties do not change. When you tear a paper, it will only change its shape or size. For example, आपके पास कोई पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, जब आप इसको बीच से कट करोगे तो ये पेपर ही रहेगा, पेपर से कुछ और तो नहीं बन जाएगा, पेपर से पेन तो नहीं बन जाएगा, इट स्टिल रिमेन्स पेपर। जब ओनली उसकी फिजिकल अपीयरेंस में ही चेंजेस आ रहे हैं, शेप एंड साइज में चेंजेस आ रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल चेंज, ओके। और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, a chemical change is the exact opposite of physical change. It results in a new product after the reaction. When you burn a piece of paper or wood, it will changes into ash. So there is change in the composition of material forming a new product. Chemical change में क्या हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई नई चीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वुड को जला रहे हो, ठीक है, आपने वुड को बर्न किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ऐश, सो वुड से ऐश बना, तो कोई नई चीज बनी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क का एग्जाम्पल ले लो। मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं, ठीक है, मिल्क में हम थोड़ा सा 1 स्पून ऑफ कर्ड डालते हैं और सुबह तक फिर हम देखते हैं मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। सो मिल्क से कर्ड बन रहा है, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज,
ठीक है, क्योंकि पूरी ही कॉम्पोजिशन चेंज होती है, पूरा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, इसे ही हम केमिकल चेंज कहते हैं। ओके, सो फिजिकल चेंज में ओनली क्या होता है, शेप और साइज में डिफरेंस आता है, और केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट ही नया बनता है, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। आई होप आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ आ गया होगा। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना जो है हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, डाइजेशन केमिकल चेंज होता है, बट हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। बट ठीक है, ए तो सही है, हमें गलत बतानी है, नॉट करेक्ट। कम टू ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, फूड जो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, प्लांट अपना खाना बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, उसे ठीक है, इसकी हेल्प से जो उनका खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो। तो carbon dioxide plus water in the presence of sunlight is converted into glucose plus water। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये कहाँ होती है, लीव्स में होती है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में ही ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज तो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ये तो उनका फूड है, ये यूज कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देते हैं, और यही ऑक्सीजन जो है हम लोग जो लिविंग थिंग्स है इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, यस इट इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो ये भी केमिकल चेंज है और ये भी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन केमिकल चेंज है, तो चलो समझ लेते हैं। अब रेस्पिरेशन बताने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। डोंट गेट कंफ्यूज कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल, ठीक है, एंड इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हम इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर जो है उसे कहते हैं ब्रीदिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में भी हम इनहेल और एक्सहेल ही कर रहे हैं, बट इसमें कुछ और प्रोसेस भी है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमने एयर ली, ठीक है, एयर हमारे अंदर गई। चलो इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यस, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें अच्छे से समझा देती हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, कैसे हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो क्या होता है, एयर है, एयर आई नेजल कैविटी के थ्रू एंटर करेगी वो, दिस इज आवर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स, एंड देन इस पाइप के थ्रू हमारी लंग्स में चली जाएगी। अब ये जो पाइप है, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ओके, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, यहीं के पास यहाँ विंड से ये जो पाइप है इसके साथ ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ देखिए दो रूट्स, दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे जा रही हैं, तो ये जो ब्रांचेस हैं इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, सॉरी इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। तो ब्रोंकस जो है सिंगुलर फॉर्म है और जो प्लूरल फॉर्म है वो है ब्रोंकाई। ठीक है, ये है ब्रोंकाई, तो दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस एंड दिस इज राइट ब्रोंकस। वैसे ब्रोंकाई कहते हैं बट ब्रोंकस जो है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हम, तो दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस एंड दिस इज राइट ब्रोंकस। ओके, और ब्रोंकस के आगे आप देखिए इसके आगे सेमी ब्रांचेस हैं और ज्यादा ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ये जो छोटी ब्रांचेस हैं इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, और ब्रोंकियोल के एंड में एक सर्कुलर से स्ट्रक्चर, यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई वी आल्सो कॉल्ड एयर सैक। ठीक है, इसे कहते हैं एल्वियोलाई। अब यहाँ क्या होता है,
कैपिलरीज आर ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट ओवर हेयर, और जैसे ही एयर यहाँ से पास ऑन होगी, यहाँ से होते हुए यहाँ कैपिलरीज तक पहुंचेगी, तो ये क्या करता है, इस ब्लड को यहाँ से लेके हमारे हार्ट को भेज देता है। ठीक है, ये हमारी जो एयर है, एयर को लेके हार्ट को भेज देगा, फिर हार्ट का अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट पंपिंग करेगा, फिर हार्ट क्या करेगा, या मान लो ये हार्ट है हमारा। वैसे हार्ट का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा आपके पास, बट थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको। हार्ट की शेप एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ऐसे। अच्छा, ये है लेफ्ट आर्टरी एंड दिस इज वेंट्रिकल, राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट, फोर पार्ट्स, फोर चैम्बर्स होते हैं ना हार्ट के। लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट, sorry, not artery, auricles, left auricle, left ventricle, right auricle and right ventricle. ओके, तो फोर चैम्बर्स हैं ये हमारे हार्ट के। तो क्या होता है, यहाँ पे जो हार्ट है हमारा, यहाँ इस साइड, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ऑक्सीजनेटेड मीन्स इट कैरीज ऑक्सीजन। और इस साइड, ये जो लेफ्ट राइट साइड है, यहाँ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन मीन्स इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो आपने डायग्राम में देखा होगा, हार्ट की डायग्राम जब देखी होगी आपने, तो ब्लड वेसल्स बनी होती हैं उसमें। अगर बॉडी का पूरा डायग्राम बनाया होगा, कुछ वेन्स जो है हमारी, कुछ ब्लड वेसल्स ब्लू होती हैं, कुछ जो है ये रेड कलर की दिखाई होती है। ठीक है, तो जो रेड कलर की होते हैं वो शो करता है कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू कलर की होती है इट शोज दैट इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। इट कैरीज ऑक्सीजन एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। अब यहाँ से एयर जो है हार्ट में चली गई। अब हार्ट क्या करेगा, एयर को लेके हार्ट जो है जाएगा, सॉरी, यहाँ से एयर जाएगी हार्ट में, यहाँ पे हार्ट में चलेगी एयर। अब जो ऑक्सीजन है, लंग्स से एयर आई, यहाँ से यहाँ पास ऑन हो जाएगी, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजन कैरी करेगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आके यहाँ गया, और ये जो ब्लड है ये हमारे बॉडी जो है, सॉरी, हमारा जो ब्लड है इस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट को वहां ऑक्सीजन चाहिए। तो ठीक है, उसमें जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, सेल के अंदर जाएगा। अब सेल के अंदर क्या होगा, हर सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, यहाँ पे सेल के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, सॉरी, यहाँ पे वेट, यस, यहाँ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज खाना होगा हमारा, जो हमने खाना खाया है, ग्लूकोज प्लस ये जो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीजन आई है, जो एयर लेके आया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो एयर हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। यस, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो ये जो एनर्जी है ये एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब इसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी जो बॉडी यूज कर रही है एनर्जी, तो यही एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ ये जो ऑक्सीजन होगा, ब्लड हमारी बॉडी में, ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। ठीक है, और फिर ये हार्ट के थ्रू होते हुए हार्ट में जाएगा, और हार्ट जो है इसको हमारे सिस्टम, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में वापिस भेज देता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए। ठीक है, ज्यादा होच पोच हो गया, मैं थोड़ा सा हार्ट में चली गई। हार्ट
का जो क्वेश्चन है एंड में भी आएगा, तब मैं आपको अच्छे से वहां भी समझा दूंगी, अगर यहाँ पे आपको समझ ना आया हो तो। ठीक है, फिर मैं यहाँ इरेज कर लूँ। अभी हम रेस्पिरेशन समझ रहे थे, रेस्पिरेशन बता दिया मैंने। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन आर सेल, तो वही रेस्पिरेशन है। वेट, तो क्या हो रहा है, जो बॉडी है हमारी, जो एयर है, एयर जो है वो अंदर यहाँ जाएगी। सबसे पहले एयर गई नोज में, बना देती हूँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ आपको, ताकि इजीली समझ आ जाए। नोज में नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए ये जाएगी, नोज से नेजल कैविटी, ईयर, ठीक है, ये नेजल कैविटी से होते हुए लैरिंक्स, एंड लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, ट्रैकिया, आफ्टर देन ब्रोंकाई, after then bronchioles, and this is alveoli, ठीक है। alveoli को एयर सैक भी कहते हैं। alveoli में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट, और ये ब्लड कैपिलरी जो है इस जो ऑक्सीजन, ये जो एयर है इसको हार्ट में ले जाती है। फिर तो यहाँ से एयर आई, एयर ने एंटर किया यहाँ से, और यहाँ से होते हुए नेजल कैविटी में गई, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, एंड देन गो टू आवर सेल, जहाँ पे प्रोसेस हुआ। अभी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल में रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें नहीं चाहिए, हम इसको एक्सेल करेंगे। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, ये फिर से ब्लड जो है इसको हार्ट तक लेके जाता है, और फिर हार्ट जो है एल्वियोलाई के इसको फिर से लंग्स में भेज देता है। तो लंग्स में कैसे वापस जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई से होते हुए फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, देन लैरिंग्स में जाती है, फिर नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से होते हुए बाहर नोज में चली जाती है। तो फिर क्या यहाँ क्या है हो रहा है, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि आपको राइटिंग समझ आ रही हो, थोड़ा अच्छे से लिखने की ट्राई करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो अंदर गई एयर और ये जो बाहर आई एयर, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जो इनहेल और एक्सहेल हम कर रहे हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यही रेस्पिरेशन, आई थिंक ज्यादा ही डिटेल में हो गया कुछ, मैंने सोचा रेस्पिरेशन जब बता रही हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझा दूं रेस्पिरेशन। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको कोशिश करूंगी तो कि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दे पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट था, इसके थ्रू आप इजिली समझ गए होंगे, आई होप सो, ठीक है, नोट होंगे, ठीक है। चलिए वापिस क्वेश्चन में चलते हैं अब। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर, वेयर वाज आवर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, मैं रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, नई ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है मिलके क्या बना रहे हैं, एनर्जी। वेट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं यहाँ भी, तो दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। डाइजेशन में भी न्यू सब्सटेंस बना, दिस इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस में केमिकल सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस बना, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एंड रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है? नहीं, क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं होता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है दैट इज फिजिकल चेंज, ये जो है फिजिकल चेंज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम सॉल्ट, हाँ सॉल्ट का एग्जाम्पल, सी से हम सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सॉल्ट को प्योर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसमें वाटर, सम अमाउंट ऑफ प्योर वाटर मिक्स करते हैं,
ठीक है, और इवेपोरेट होने के बाद वो जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है लेफ्ट आउट रह जाता है। तो सॉल्ट पहले भी सॉल्ट ही था, जो गंदा पानी, जो सी वाटर हमने कलेक्ट किया उसमें भी सॉल्ट था, और जो न्यू प्रोडक्ट हमारा बनता है वो भी सॉल्ट ही होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। इसने पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो चारों टर्म्स अभी आपको बताई हैं मैंने, क्रिस्टलाइजेशन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन, ये सारा भी समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 5। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, तो इसमें से हमें बताना है कौन सी अरेंजमेंट जो है राइट है। तो रॉक, क्ले, सैंड, ऑप्शन नंबर ए इज रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। सो रॉक तो बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें, तो रॉक तो बड़ा साइज होता है। दिस इज नॉट द आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। यस, ये क्ले जो है, क्ले का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है, और उससे छोटा सिल्ट, उससे छोटा सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। सो दिस इज आवर राइट आंसर। बाकी ये जो क्ले सॉइल, लोमी सॉइल है, ये और सैंडी सॉइल, ये सारी सॉइल्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, और ये जो क्वेश्चन है इनकी मैं पीपीटी, जो मैंने ये क्वेश्चन की ये वाली पीपीटी है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक कर दूंगी, आप प्लीज वहां से फाइंड आउट कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो इसका ओरिजिनल पेपर था दिसंबर 2019 का, वो भी मैं इसी में जो पीडीएफ है अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। सो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरबी कौशल अकेडमी, आरबी कौशल अकेडमी। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, मैं वहीं पे ये दोनों ही जो पीडीएफ है वहीं पे डाल दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिशेस, कि जो फंक्शन गिल्स हैं फिशेस में, जो गिल्स प्रेजेंट होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, नहीं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, नो। एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, ये जो है ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं अपनी ऑक्सीजन, ये लेते हैं जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड गिल्स, उसी की हेल्प से ये ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर राइट आंसर, दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, question number 7 is which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire, means इनमें से कौन सी एक चीज है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक बार मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, रुको मैंने यहाँ पे पीपीटी ऐड की है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है a complete path, means the path along which an electric current flow, ऐसा पाथ जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, हम बनवाते हैं अपने बच्चों से क्लास में, बच्चे लेके आते हैं ये बना के 6th क्लास में, मॉडल 6th क्लास में एक चैप्टर। तो ये देखिए, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन्स ये जो पाथ है, देखिए ये बैटरी है, दिस इज बैटरी, दिस इज बल्ब, स्विच, और ये वायर्स हैं। तो ये जो वायर्स आपस में कनेक्ट हो रखी हैं, इस पाथ के जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जो है फ्लो करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मीन्स द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट।
ओके, सो इफ सर्किट इज कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है सर्किट कंप्लीट है, इन दिस फिगर, इन दिस डायग्राम यू कैन सी सर्किट इज कंप्लीट, कोई भी वायर जो है डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सर्किट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास ऑन हो रही है, स्विच इज ऑन, इफ स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन होगा तो हम कहेंगे द सर्किट इज कंप्लीट, और कंप्लीट सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। टू टाइप के सर्किट होते हैं, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। जब सर्किट कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, स्विच इज ऑन, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, यहाँ लिखती हूँ। और अगर स्विच ऑफ है तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट, मीन्स पाथ इज नॉट कंप्लीट, पाथ इज इनकम्प्लीट, जिसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। ऑन है तो क्लोज सर्किट, ऑन है तो क्लोज सर्किट, और अगर स्विच ऑफ है तो ओपन सर्किट। जब स्विच ऑफ होगा तो आपस में ये कनेक्ट वायर जो है यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि द पाथ along which an electric current flows that is called electric circuit। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको कि इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो कौन सा हेल्प करेगा? पेपर स्ट्रिप नहीं, क्योंकि पेपर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर बेल्ट नहीं, बिकॉज रबर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुडन स्टिक, wood is also bad conductor of electricity। blade, yes, blade is a good conductor of electricity। ठीक है, because blade is a metal and this is good conductor of electricity। इसमें से जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से जो है करंट इजिली फ्लो करेगा, तो यही एक है ऑप्शन हमारा जो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ राइट आंसर, ब्लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन प्लेन मिरर। 3 टाइप्स के मिरर पढ़े हैं ना आपने, 8th क्लास में एक चैप्टर है वहां पढ़े होंगे, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो प्लेन मिरर का ये क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। शी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज। मंजुला एक गर्ल है, ठीक है, मंजुला है, और ये मान लो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, एक साइड रफ होती है और एक साइड स्मूथ। मंजुला, तो मान लो ये मंजुला है, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो है यहाँ बन रही है इसकी, दिस इज फर्स्ट इमेज। हर मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। तो यहाँ पे जो उसकी डिस्टेंस है मिरर से वो 5 मीटर है, और यहाँ पे ये एक करेक्टरिस्टिक है, मैं भी आपको समझाती हूँ। तो अगर मंजुला की इमेज 5 मीटर है इस मिरर से, तो इसकी जो इमेज होगी उसकी जो इमेज है वो भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगी। ये एक करेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। प्लेन मिरर में वैसे मैंने दे भी रखा है आगे, पर फिर भी यही बता देती हूँ। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब भी हम इमेज देखते हैं तो इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। मींस यहाँ पे इमेज नहीं बनेगी, इसकी बैक साइड पे बनती है। वो एक परसेप्शन होता है हमारा, वो जो इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज नहीं है। ठीक है, और सेकंड करेक्टरिस्टिक होगा, जब भी इमेज बनेगी तो इरेक्ट इमेज होगी, मीन स्ट्रेट होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप उल्टे दिखाई देते हो, इरेक्ट दिखती है ना हमारी इमेज। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है। थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज कि जो जब हम खुद को देखते हैं शीशे में, तो आपने देखा होगा जो हमारी लेफ्ट साइड है दैट वुड बी अपेयर राइट, और जब हम राइट बाजू को देखते हैं तो हमें लगता है कि दिस इज लेफ्ट। तो लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। तो इस करेक्टरिस्टिक को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, लेटरल इन्वर्जन। ये क्या है, लेटरल, इस करेक्टरिस्टिक को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेफ्ट इज अपेयर टू राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। ओके, दिस इज आवर थर्ड करेक्टरिस्टिक। और फोर्थ करेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, कि जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम रहता है
जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वही जो है इमेज का डिस्टेंस रहेगा, तो जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पे 6 मीटर या 7 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहता है दोनों साइड। तो अब नाउ कम बैक टू क्वेश्चन कि मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, the distance between herself and the mirror is 5 मीटर। ओके 5 मीटर है। she moves 1 मीटर towards the mirror। अब इसने क्या किया, मिरर की तरफ 1 मीटर और आगे की तरफ चली। मान लो 1 मीटर आगे चली तो यहाँ पहुंच गई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तो अब इसकी जो इमेज होगी वो इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ज्यादा पीछे बन गया इमेज इसकी, क्योंकि डिस्टेंस हमें सेम बनाना है, अभी बताया। चलिए, तो यहाँ बनी फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर चली, तो ये 1 मीटर आगे मूव किया इसने 1 मीटर और यहाँ पे खड़ी हो गई। अब यहाँ से यहाँ की 1 मीटर चली है तो कितना डिस्टेंस होगा, 4 मीटर आगे की तरफ गई ना। तो 4 मीटर ही अगर उसका और मिरर का डिस्टेंस है तो इमेज का और उसका मिरर का डिस्टेंस भी 4 मीटर ही होगा। तो इसमें पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज, मतलब इसका और इसकी इमेज का जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो होगा 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो सेम रहता है, और जो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है, ठीक है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक हैं और ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। किसी भी करेक्टरिस्टिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इनको याद रखिए कि वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। रियल इमेज बनती है कनकेव मिरर में, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती। और लिटरल इन्वर्जन होता है, डिस्टेंस सेम रहता है, एंड इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आगे मैंने इसकी एक रे डायग्राम दी हुई है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी जब हम ये चैप्टर इन डिटेल पढ़ेंगे ना तो ये रे डायग्राम मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगी। वैसे फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ही लाइट आती है तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई लाइट, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये लाइट यहाँ पे आई, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए, कोई मान लीजिए नहीं, मिरर ही है ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो सनलाइट जैसे ही आएगी तो यहाँ से इंसिडेंट होते हुए ये जो है इमेज इस पे मिरर पे आई, सॉरी रे जो है मिरर पे आई। तो ये जो रेज हैं वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख रहे हैं, मान लीजिए ये एप्पल है, तो हम कोई किसी भी चीज को देखने में कैसे सक्षम होते हैं, हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, उसको हम तब देखते हैं किसी भी चीज से जब कोई लाइट पास ऑन होती है तो वो वापस आके हमारी आईज में रिफ्लेक्ट करती है, और हमारी आईज में जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो उसी के रिफ्लेक्शन के एक पॉइंट, वो जो रिफ्लेक्शन है वो एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीटअप करती है, मीट करेगी, ये पॉइंट जो है यहाँ पे मीट करेगा, तो मीन्स यहीं पे इसकी इमेज बनती है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो हम कैसे किसी चीज को देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की हेल्प से। इंसिडेंट रे आई हमारी आईज में रिफ्लेक्ट करेगी और ये जो है अपने यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट करेगी। अब जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वहीं पे ही इमेज बनती है, इसलिए हम उसको देखने में एबल होते हैं। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। बाकी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी, ठीक है, जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी रे डायग्राम क्या है, कैसे इमेज बनी, एवरीथिंग दैट विल डिस्कस। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A pendulum oscillates 30 times in 3 seconds. Choose the correct statement from among the following. एक पेंडुलम है, अच्छा इसको भी मैं एक बार अच्छे से आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे व्हाट इज पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, ऑसिलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। अगर आपको वो क्लियर हो उसके बाद ही आप राइट आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन है और दिस इज द राइट आंसर, जस्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन है तो क्यों है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड ऑन की हैं, वहीं से समझा देती हूँ। सी लुक एट हियर, दिस इज कॉल्ड पेंडुलम, ठीक है। ये एक रोड है,
ठीक है, एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए स्ट्रिंग है और इसके साथ सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज अटैच्ड, दिस इज कॉल्ड बॉब। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग लाइक, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओवर हियर, अगर हम इसको मूव करेंगे, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ गया, बी से सी पॉइंट पे गया, फिर ये सी से बी पॉइंट में आएगा, फिर ये वापस ए यहाँ जाएगा इस पॉइंट पे, और फिर ए से बी पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो पेंडुलम है इसने 4 राउंड में 4 राउंड कंप्लीट किए ना, 1, फिर वापस आया 2, फिर यहाँ गया 3 एंड फिर यहाँ आया 4। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ऑसिलेशंस। इसे हम कहते हैं 1 ऑसिलेशन। 4 राउंड्स में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। 4 राउंड तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, 4 ही है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4। मीन्स इस पर्टिकुलर एक पॉइंट को ऑसिलेशन नहीं कहेंगे कि यहाँ से मूव करके यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ जब अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड, जो मीन पोजीशन आगे पे आ गया तो यहाँ पे आके हम कहेंगे कि हाँ इसने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन कंप्लीट किया मीन्स, ऑसिलेशन होता क्या है, ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन। आगे क्वेश्चन है मोशन वाले चैप्टर का, तब वहां पे सारे जितने टाइप्स के मोशन है वो भी आपको एक बार समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वहां पे। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन मीन्स आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट हमारा, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड, ठीक है, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं लाइक एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय 1 इन तीनों टर्म्स को मैं आपको समझा देती हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी पेंडुलम मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड। मींस मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, ये जो है इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, और ये जो दोनों साइड्स हैं लेफ्ट और राइट की, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, मीन जहां तक वो जा सकता है उस लास्ट पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इससे आगे वो नहीं जा पाता, यहीं तक एंड तक जहां तक वो गया है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मीन्स तो कोई एक बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों साइड, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को हम कहते हैं, हाँ लिख देती हूँ, राइटिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो the pendulum oscillates to and fro and the maximum displacement of the bob from its mean position to extreme position is called amplitude. ठीक है, और it is denoted by capital A, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। ठीक है, तो आई होप आपको एम्पलीट्यूड समझ आ गया होगा। एम्पलीट्यूड क्या है, जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं हम। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? अब टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब टाइम पीरियड क्या है? मीन्स टाइम टेकन बाय द बोव ऑफ अ पेंडुलम, जितना टाइम ये लगा रहा है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम वो लगा रहा है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम वो लगा रहा है, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। मीन्स टाइम टेकन by the bob of a pendulum, bob क्या है, ये ball like structure, the time taken by the bob of a pendulum to complete one oscillation is called time period. ठीक है, it is denoted by t and is measured in seconds. Okay, time period is measured in seconds. Now next term is, चलो I hope amplitude समझ आ गया कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम पीरियड इज कि वन ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं time period. Next is frequency. Now frequency is the number of oscillations made by a simple pendulum in 1 second. 1 second में कितने oscillations को वो complete कर रहा है, उसे हम कहते हैं frequency. ठीक है, means for example अगर simple pendulum 1 second में, 1 second में अगर उसने 4 oscillations किए, ठीक है,
4 बार उसने ऑसिलेशन किया, टू एंड फ्रो मोशन में गया, 4 ऑसिलेशन, 40 नहीं है 4 है, 4 ऑसिलेशन कंप्लीट किए अगर उसने, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 4 हर्ट्ज। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 4, मतलब जितने ऑसिलेशन वो कंप्लीट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कितनी बार उसने ऑसिलेशन किया तो वही फ्रीक्वेंसी है। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है। ये सारी टर्म्स याद रखना, किसी में से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा यूनिट आपसे पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की क्या है, एम्पलीट्यूड किस में मेजर करते हैं, क्या है यूनिट्स, एंड टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड सेकंड्स में, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। सो आई होप फ्रीक्वेंसी भी अब आपको समझ आ गया होगा। हम वापिस अपने क्वेश्चन में जाएंगे। तीनों ही चीजें आपको समझ में आ गई, क्या है एम्पलीट्यूड, क्या है टाइम पीरियड और क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ कम बैक टू क्वेश्चन वेट, इसको इरेज कर लो, देन विल मूव। दिस आर क्वेश्चन नंबर 9। ये एक पेंडुलम है, वो 30 वेट पेन ले लिया, एक पेंडुलम है 30 टाइम, पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो 30 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, 30 टाइम्स अगर 3 सेकेंड में कर रहा है, 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा वो, 10 टाइम्स, है ना। 1 सेकेंड में 10 टाइम्स करेगा। तो इसकी जो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ यहाँ पे, अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो, फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करते हैं, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यही होता है ना फ्रीक्वेंसी का, कि 1 सेकेंड में उसने कितने, 1 सेकेंड में उसने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ऑसिलेशंस कितने हैं, 30, कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 3 सेकेंड्स में, तो 3 इंटू 10, तो ऐसे भी अपनी पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 10 हर्ट्ज, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आ गया, 0.1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 10 हर्ट्ज और टाइम पीरियड आ गया 0.1 सेकेंड। सो नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ही पूछी है हमसे, ठीक है। तो इट इज सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड। टाइम पीरियड 10 सेकेंड नहीं है, गलत, फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1, यस, टाइम पीरियड हमने कितना निकाला, 0.1 सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली, 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। तो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। नाउ विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको लगता है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जा रही है, तब भी आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैम आप ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो। जो भी आपको लगे आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बॉल bearings are used to increase friction between parts of a machine. Option number A. Option number B is friction between two surfaces in contact can never be eliminated on earth, कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती अर्थ से फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Option number D is friction force on an object moving through fluid depends upon its shape. अब हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आ गया हो, पता हो आंसर क्या है, हो सकता है कहीं को कंफ्यूजन भी हो, तो मैं आपको एक बारी डिटेल में बता देती हूँ, फिर विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन, ठीक है। फ्रिक्शन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स का है, वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन, सो व्हाट इज फ्रिक्शन? Friction is the force that opposes the motion between any surfaces that are in contact. मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है और ये फ्लोर है, कोई भी दो चीजें कांटेक्ट में है, तो यहाँ से तो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स अगर मूव नहीं कर रहा है,
क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ से दूसरी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन। ये मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप्स के हैं फ्रिक्शन? जनरली 4 टाइप्स के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। सो वन बाय वन इन चारों फ्रिक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज हियर, बट इज स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत हैवी सा बॉक्स है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं बट इट इज़ नॉट मूविंग, सो इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन हल्का सा जैसे ही ये बॉक्स हल्का सा मूव करने लगेगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगी उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैंने आई थिंक मेंशन नहीं किया है, बट चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तब आपको एक बार डिटेल में बता दूंगी। वो है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसको हम मूव करें, इट इज़ नॉट मूविंग, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, हमसे अकेले से नहीं हो रहा, हमने 3-4 जनों ने अगर मिल के फोर्स लगाई, हमने धक्का दिया इस बॉक्स को, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो जिस टाइम ये मूव करना स्टार्ट होता है, अभी हल्का सा स्टार्ट हुआ है मूव करना, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ही ये बॉक्स मूव करेगा, आगे की तरफ स्लाइड करेगा, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इट इज मूविंग एंड इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ कम टू द थर्ड फ्रिक्शन, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करके जा रहा है। आपने देखा होगा जब सिलेंडर वाला आता है तो वो क्या करता है, सिलेंडर को पूरे रोड पे गोल गोल घुमा के लेकर आता है, ताकि वो उठाता नहीं है, ताकि क्योंकि उठाएगा तो वो हैवी लगेगा, तो उठाए ना, इसलिए उठाता नहीं है। वो क्या करता है, रोल करके लेके आता है, उसकी फोर्स भी कम लगती है, ठीक है। तो उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन वाटर एंड गैसेस। और फ्लूइड फ्रिक्शन भी आगे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको वहाँ पे एक बार बता देती हूँ फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी। फ्लूइड फ्रिक्शन वाटर और गैसेस में होता है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, स्लाइडिंग और ये तीनों फ्रिक्शन में आपको पूछा होगा कि कौन सा फ्रिक्शन बड़ा है, कहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ पे कम फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऐसा भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है एक बार, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं। तो आप ये जो पैटर्न है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन है मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो यहाँ मैंने 1 बाय 1 ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, आप गो थ्रू हो जाना। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखिए अभी बताया ना मैंने आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ी है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे कम स्लाइडिंग में, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एक और फ्रिक्शन है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वाटर और गैसेस में होता है, और इट डिपेंड्स कि फ्लूइड फ्रिक्शन को जो मतलब एक आपने सुना होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो बॉडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की शेप है वो आपने देखी होगी, स्ट्रीमलाइन होती है। वाटर में फिशेस की शेप आपने देखी होगी, वो स्ट्रीमलाइन होती है। तो वो स्ट्रीमलाइन क्यों होती है? टू ओवरकम द, क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ये जो बॉडीज़ हैं ये स्ट्रीमलाइन शेप में बनाई होती है ताकि फ्रिक्शन को टॉलरेट कर पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। इन डिटेल, इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगी जब चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी वहाँ पे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि वाटर और गैसेस में होता है, और इसको ओवरकम करने के लिए जो बॉडीज़ हैं उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की बनाई होती हैं बॉडीज़, टू टॉलरेट द फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ कम टू योर क्वेश्चन वापस आइए। अब इसमें बताया है, बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है हमें।
बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। नो, बॉल बेयरिंग इंक्रीज नहीं करते। बॉल बेयरिंग मशीन के कुछ पार्ट्स में, यहाँ पे मैंने आपको एक बताया हुआ है, वेट ये देखिए यहाँ पे, ये बॉल बेयरिंग्स इन अ व्हील, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना ये, तो ये इनको कहते हैं बॉल बेयरिंग्स। और ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते नहीं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। सो बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, नो इट यूज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, सो दिस नो, ये तो राइट है, ये नहीं है हमारा आंसर। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। यस, जो फ्रिक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस, रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस देन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, यस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम हो। फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। यस, वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो फ्रिक्शन कम होएगा, अगर नॉर्मल कोई बॉडी है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए उसको, उसकी फोर्स को ओवरकम, मतलब उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो बॉडीज़ हैं वो स्ट्रीमलाइन की बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, गलत स्टेटमेंट, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन फ्रिक्शन। गलत स्टेटमेंट ये है कि हाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो हम गेस नहीं कर सकते कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। वेट, यस, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कहाँ रह गई, ये, अच्छा, इनकरेक्ट, मैं भी कंफ्यूज हो रही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि ये बॉल बेयरिंग्स इंक्रीज करते हैं जबकि बॉल बेयरिंग डिक्रीज करते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट बताना, तो यही हमारा आंसर है। और बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो सही हैं, तो हमें गलत चीज़ बतानी है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेस नेवर, हाँ नहीं हो सकता कभी ख़त्म। और रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, ठीक है। आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वेट, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, wait, here it is. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? Iron can replace zinc from zinc sulfate solution. Zinc can replace copper from copper sulfate. Copper can replace iron from iron sulfate solution. तो ये आप कैसे डिफाइन करोगे कि इनमें से कौन सा सही है? अब आप वहाँ पे आप रिएक्शंस करने तो नहीं बैठोगे कि हाँ रिप्लेस करके रिएक्ट करके देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने लिखी हुई है आपके लिए, वेट, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, इसमें अराउंड 15 मेटल्स हैं। तो ये इस सीरीज़ में लिखे हुए हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इट इज़ ऑन द टॉप एंड जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो नीचे बॉटम में है। तो ये आपको सारे जो मेटल्स हैं याद होना चाहिए। जो सबसे ऊपर मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, उससे के नीचे जो है कम रिएक्टिव, कम कम कम, और ये जो नीचे है ये सबसे कम, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन में भी आएंगे हम, पहले ये देख लेते हैं। तो आपको ये सारा जो टेबल है ये याद करना है, जितने भी मेटल्स हैं याद करने हैं। पर आपको याद कैसे होगा उसके लिए एक निमोनिक है, मैं आपको एक निमोनिक बता देती हूँ। यहाँ लिखती हूँ पीछे ताकि फिर आपको, ठीक है, ये मैंने दे रखी है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार आप पढ़ लेना। और ये इनके फॉर्मूलाज हैं, आप पढ़ लेना इनको। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो निमोनिक, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। इस निमोनिक का नाम है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी Zebra. I truly like her calling me. I truly like her calling me. I truly like her calling me. Calling me super powerful giraffe. Super पावरफुल। अब जरूरी नहीं कि आपको यही निमोनिक याद करनी है, आप कोई भी निमोनिक याद कर सकते हो,
जो भी आपको इजी लगे, या आपको लगता है मैं ऐसे ही याद करूंगा तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। अब इस निमोनिक से आप कैसे इन सारे मेटल्स के नेम याद रखोगे? पी से क्या है? पोटाशियम। एस से क्या है? सोडियम। मैं अभी डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, आगे लिखा हुआ है। सी से क्या है? कैल्शियम। एम से क्या है? मैग्नीशियम। फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए से क्या है? एल्यूमिनियम। जेड से क्या है? जिंक। आई से क्या है? आयरन। ट्रूली से क्या है? टिन। टिन। लेड। हर। एच से क्या है? हाइड्रोजन। एच से हाइड्रोजन। सी से कॉपर। सी से आप वो खोज पोछ हो गई, इसलिए मैंने आगे लिखा हुआ है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत हो ना। मरकरी। फिर एस से सिल्वर। एस से सिल्वर। ई से प्लेटिनम। और जेब्रा जी से गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज है, आपको ये सीरीज याद करनी है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाईएस्ट रिएक्टिव जो है वो ऊपर होगा, जो लोएस्ट रिएक्टिव है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। आयरन देखिए कहाँ है, चलिए नेक्स्ट पेज तो पोच पोच हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। आयरन कैन रिप्लेस जिंक, देखिए आयरन 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 जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है। जिंक ऊपर है और जिंक ऊपर है, इट मीन्स ये हाईली रिएक्टिव है आयरन से। तो आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं। अब ये करेक्ट बताना ना, ये सही नहीं है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमें बताना है कि जिंक क्या कॉपर को, सॉरी, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। जिंक इज हियर एंड कॉपर इज हियर। यस कर सकता है, बिकॉज जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, यस कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। कॉपर कैन रिप्लेस, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। क्या कॉपर जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है? कॉपर, कॉपर ये है और आयरन ऊपर है, तो कॉपर जो है आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज आयरन इज हाईली रिएक्टिव एंड कॉपर, तो ये है नहीं, नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी गलत है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ओनली ए, ऑप्शन नंबर, नहीं ओनली बी, ओनली बी, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर कि जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिकॉज जो जिंक है, जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये मैं यहां से इरेज कर देती हूँ। अच्छा हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि इसकी जो आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? आरबी क्वेश्चन अकेडमी। वहां जाके ले लीजिए। और जिसका जो ओरिजिनल पेपर दिसंबर 2019, वो भी मैंने इसी में, इसी में ही, मतलब ये जो चैनल टेलीग्राम है, टेलीग्राम में डाल दूंगी दोनों ही पीडीएफ, ठीक है। और इसके बाद दिसंबर 2019 का पेपर जब हमारा हो जाएगा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 का, सॉरी हाँ जुलाई, जुलाई 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन क्लिनिकल थर्मोमीटर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो एक बार हम क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों के करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, दोनों के यूजेस समझ लेते हैं। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर? क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो हम हॉस्पिटल्स में, हम घर में भी यूज करते हैं, जब हम फीवर हो जाता है, जो थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, उसी को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। वही जो थर्मोमीटर है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। And laboratory thermometer is not used for the purpose of measuring body temperature.
लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम यूज करते हैं वो हम लैब्स में यूज करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला थर्मोमीटर है फोटो में, दिस इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। और दिस इज, ये जो थर्मोमीटर है दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारा। ठीक है, सो द ओके, द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रीडिंग है दैट इज -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होगी एक बात। 35 डिग्री to 42, point number one. एंड सेकंड इज कि जो, अच्छा अगर फारेनहाइट में हमें चेक करना हो तो फारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 94 डिग्री फारेनहाइट, 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये फारेनहाइट में और ये सेल्सियस है। और नॉर्मल जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री इन फारेनहाइट। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज डिफरेंट। यस, दोनों की जो काउंट लीस्ट काउंट है वो अलग, काउंटिंग है अलग अलग है, नंबरिंग अलग अलग है। द clinical thermometer is can be tilted while reading the temperature value where laboratory thermometer needs to keep up. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करते हैं तो उसे हम टिल्ट कर सकते हैं। हम माउथ में रखेंगे या फिर हम आर्म पिट में रख के टेम्परेचर चेक करते हैं। तो हम जब उसे बाहर निकाल के चेक करते हैं, टिल्ट करके हम चेक कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसा नहीं होता। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है, हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे हमने रख दिया इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। तो हम इसको निकाल के यहाँ पानी से अगर हम निकाल लेंगे, हम सोचेंगे कि निकाल के हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही हम इस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे इसकी जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग है ड्रॉप आउट हो जाएगी। हम रीड नहीं कर पाएंगे कितना टेम्परेचर था। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज लुक एट हियर, यहाँ पे एक टर्म लिखी है, आपको दिख रही होगी, किंक। किंक क्या होता है? जैसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ना यहाँ आगे छोटा सा इस तरह का बेंड होता है। वो क्या करता है, ये बेंड क्या करता है, जैसे हम माउथ से थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे तो रीडिंग एकदम से बैक नहीं आती। मर्करी का लेवल पीछे एकदम से बैक नहीं आता, कि ऐसा नहीं एकदम से फॉल डाउन हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये किंक प्रेजेंट है, उसको एकदम से फॉल डाउन नहीं होता। बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर देर इज नो किंक, किंक प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे ही हम माउथ से वाटर से थर्मोमीटर को निकालेंगे तो ये जो है इसका किंक का जो मर्करी लेवल है, ये बिल्कुल मर्करी का जो लेवल है ये डाउन हो जाएगा और हम जो है टेम्परेचर रीड नहीं कर पाएंगे कि कितनी रीडिंग थी। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ किंक। सो किंक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ओवर हियर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में प्रेजेंट नहीं होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये जो किंक है ये प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के। क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। लेट मी रीड इट फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन इज हियर। Identify the correct statement. Clinical thermometer can be used to measure the temperature of boiling liquid. क्या clinical thermometer जो टेम्परेचर जो हम थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्या उस थर्मोमीटर को हम बॉइलिंग लिक्विड्स को का टेम्परेचर चेक करने के लिए ले सकते हैं? नहीं ले सकते। बिकॉज क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर तो कितना होता है, -10 to 100 डिग्री सेल्सियस, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ये नहीं कर पाएगा चेक, क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज बहुत कम है। इसको जैसे ही डालेंगे तो ये फट जाएगा बिल्कुल एकदम से। सो डोंट ट्राई इट। ठीक है, बिकॉज बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। रूम टेम्प थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। रूम थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो रूम थर्मोमीटर रूम थर्मोमीटर की जो रेंज है वो है 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज, नहीं, हाँ सही है। Laboratory thermometer have a range from 35 डिग्री सेल्सियस to 42। लेबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं, लेबोरेटरी की रेंज क्या होती है? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रीडिंग है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। हाँ, रेंज जो है उसकी सही ज्यादा होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो यही हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो clinical thermometer can be used to measure temperature. No. Room thermometer have a range from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius. नहीं, room temperature 100 डिग्री से ज्यादा कभी देखा है क्या आपने? Laboratory thermometer have a range from 35 to 42 degree Celsius. ये भी गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। So option number D is our right answer. Now move on to question number 13. Question number 13 पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, ये करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ना प्लीज। आइडेंटिफाई द, जल्दबाजी में क्वेश्चन मत रीड आउट करना, आराम से क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन नंबर 13। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। The calorific value of coal is more than that of wood. The calorific value of biogas is more than that of LPG, and the calorific value of CNG is more than that of diesel. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टेबल बता देती हूँ, टेबल आपको पता होना चाहिए कि किसकी कितनी वैल्यू होती है, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। काउ डंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है और एलपीजी की ज्यादा होती है, और बाकी वुड की भी कम है, कोल की, मतलब लोअर टू हायर जा रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे कम है, फिर हायर 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 बढ़ती जा रही है कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको एक बार मैं बता देती हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। So calorific value क्या है? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. Means the amount of heat energy produced on complete combustion. जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, कंप्लीट कंबस्शन होती है, कंप्लीट कंबस्शन मतलब जलना, बर्न होना। कंप्लीट कंबस्शन होगी, कोई चीज बर्न होगी तो उसमें से जो हीट एनर्जी, मतलब किस चीज को बर्न करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो काउ डंग को जब हम बर्न करेंगे तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, और जब हम एलपीजी को बर्न कर रहे हैं तो इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है और ये काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम देखेंगे कि काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम है, इट इज 8000, और एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 5000, सॉरी 55000। ठीक है, तो किसी चीज को बर्न करने पे कितनी हीट रिलीज हो रही है, उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। The amount of heat energy produced in complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. And the calorific value of a fuel is expressed in a unit. इसके जो यूनिट है that is kg per kilojoule per kg. Okay, kilojoule per kg. This is unit, ऐसा यूनिट of calorific value. ठीक है, तो एक बार आप एक बार याद कर लेना ये टेबल। काउ डंग की कैलोरीफिक वैल्यू 8000 है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 22000, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू 33000, बायोगैस की 40000, डीजल की 45000, कैरोसिन की 45000, पेट्रोल की भी 45000, तीनों की सेम है। एंड मीथेन 50000 एंड एलपीजी 55000। जो एलपीजी गैस होती है हमारी, एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन लिक्विड फॉर्म। इसमें जो मिक्सचर होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन लिक्विड फॉर्म। चलिए, कैलोरीफिक वैल्यू
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। देख लेते हैं कैरोसिन की, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। हाँ, कैरोसिन की ज्यादा होती है कोल से। कैरोसिन की 45,000 है, कोल की 33,000। ऑप्शन नंबर 2 इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड। वुड से ज्यादा होती है, तो वुड से ज्यादा नहीं होती, कोल की ज्यादा होती है वुड से। ठीक है, तो सेकंड क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन वुड। यस, कोल की ज्यादा है वुड से, कोल की ज्यादा है वुड से। थर्ड इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। एलपीजी से ज्यादा नहीं होती, बिकॉज एलपीजी की बहुत ज्यादा है 55,000, बायोगैस की कम होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। सीएनजी की जो है डीजल से ज्यादा है। दैट ऑफ डीजल, सीएनजी की मोर देन दैट ऑफ डीजल नहीं, डीजल की ज्यादा होती है सीएनजी से। डीजल, कैरोसिन और पेट्रोल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएनजी। सीएनजी की बायोगैस और डीजल के बीच में है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट सीएनजी की ज्यादा कम होती है। डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सीएनजी। ठीक है, तो अच्छा, इसके पीछे वाला ऑप्शन जो थर्ड था, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर। अच्छा, बायोगैस की ज्यादा नहीं है, एलपीजी की ज्यादा है। ठीक है, मैंने गलत ना बता दिया हो। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या थी? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। हाँ, कोल की ज्यादा कैरोसिन की ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड, ये भी सही है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, ये हमारी गलत है, बिकॉज एलपीजी की ज्यादा होती है बायोगैस से। बाकी सारे हमारे ऑप्शन ठीक है, ये गलत है और हमें गलत ही बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। एक बार इसका भी मैं इरेज कर दूं ताकि आपको क्लीन पीडीएफ मिले। ये टेबल आप लर्न कर लेना किसकी कितनी है, एक बार ये वैल्यूज जरूर लर्न करना, ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अब वेट, क्वेश्चन नंबर 14 इज a bus travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for next 18 minutes। कोई बस है, उसकी जो स्पीड है, पहले तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली फॉर 12 मिनट्स, उसके बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली फॉर नेक्स्ट 18 मिनट्स। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज। बस ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ठीक है, दो केस दिए हुए हैं इसमें, चलिए कर लेते हैं। इन फर्स्ट केस स्पीड इज गिवन, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 12 मिनट्स। तो टाइम यहाँ मिनट में दिया है और यहाँ आवर्स में दिया, तो हमें मिनट्स टू आवर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। मिनट्स टू आवर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग हियर विद 60। अगर आवर्स टू मिनट कन्वर्ट करते हम तो हम मल्टीप्लाई करते 60 से, बट हम क्या कर रहे हैं, मिनट टू आवर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 60 से। 12 5 60। तो यहाँ जो हमारा टाइम आया वो आया 1/5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड इज हियर, टाइम इज हियर। हमें पूछा है कि डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस निकाला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला करने से पहले स्पीड का लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है? 50 किलोमीटर एंड टाइम इज 1/5 आवर। तो इसको ये कट जाएगा, 5 10 50। यहाँ कितना डिस्टेंस आ गया? 10 किलोमीटर। नाउ कम टू द सेकंड केस। इन सेकंड केस स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 18 मिनट्स। टाइम यहाँ भी मिनट में है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। 9 2 18 एंड 30 2 60, 3 3 9 एंड 10 3 30। तो
10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 0.0 लगाएंगे, 10 3 सा 30। ठीक है, टाइम यहाँ पे कितना आ गया, 0.3 आवर। सो अगेन वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना, सॉरी स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना आ गया 0.3, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 किलोमीटर। तो इन फर्स्ट केस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, इन सेकेंड केस डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। सो हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 10 + 12 इज इक्वल टू 22। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 22 किलोमीटर, एंड हियर इज आवर आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन हमेशा 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 आता है, इवन जब मैंने सीटेट क्लियर किया था तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन ऑलवेज आता है। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप देखना कि ये क्वेश्चन आया ही आया। इसकी वैल्यूज तो सेम नहीं आती ऑफ कोर्स, बट क्वेश्चन ये जो है ये जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, वेट, चलिए अगले पेज पे मैंने इसकी डिटेल दे रखी है, ये देखिए, आप यहां से हेल्प ले सकते हो अगर कुछ समझ ना आया हो आपको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें भी। अच्छा, ये द मोशन, ये अच्छा मैंने आपको कहा था एक मोशन वाला क्वेश्चन आएगा, वही है क्वेश्चन। ये चैप्टर मोशन वाला 6th क्लास में एक चैप्टर है मोशन का, वहीं से क्वेश्चन आया है। इससे पहले एक बारी मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन बता देती हूँ कि कितनी टाइप्स की मोशन है, किस मोशन में क्या क्या होता है, देन विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ मोशन, जनरली यहाँ पे हमने 6 टाइप्स ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन, थर्ड इज रोटेटरी मोशन, फोर्थ इज ऑसिलेटरी मोशन, फिफ्थ इज पेरियोडिक मोशन, सिक्स्थ इज नॉन पेरियोडिक मोशन। ठीक है, तो this is first motion, that is translatory motion. So translatory motion is of two types, curvilinear motion and rectilinear motion. So curvilinear motion में क्या होता है, when an object moving in translational motion follow a curved path, it is known as curvilinear motion. means कोई भी चीज जब कर्व्स में इस तरह से मूव करेगी उसे हम कहते हैं कर्विलीनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। स्टोन थ्रो अप इन द एयर, स्टोन को हम थ्रो करेंगे तो कर्व्स में जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 जाएगा कर्व्स में, तो जरूरी नहीं है एक सीधे स्ट्रेट पाथ में ही वो जाए, तो उसे हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, कोई भी ट्रेन, कोई भी कार, कोई भी बस, इट इज मूविंग स्ट्रेट पाथ, तो इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब वो स्ट्रेट पाथ, जरूरी नहीं, यहाँ पे मोड भी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ तब रेक्टिलिनियर मोशन, बट जब यहाँ लिखा है ना ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, जब स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की 2 टाइप्स हैं, कर्विलिनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन कर्व्स में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, एंड इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। ओके, नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ मोशंस आर, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर वे में मूव कर रहा है, बट यहाँ क्या होता है, जब ये सर्कुलर में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो किसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है, किसी चीज को सेंटर मान के उसके साइड साइड में घूम रहा है, उसे हम कहते हैं सर्कल लगा रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया मोशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। अब मिनट हैंड जो वॉच का है इट इज मूविंग, ठीक है, मूव कर रहा है, तो किसके मूव अराउंड मूव कर रहा है, इस कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसी के अराउंड ये मूव कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में प्लीज कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर मोशन में जब कोई भी चीज मूव करती है, सर्कुलर मोशन में भी रोटेट ही कर, राउंड ही सर्कुलर वे में ही चीज रोटेट मूव कर रही है, और रोटेटरी मोशन में भी सर्कुलर वे में ही मूव कर रही है, बट दोनों के बीच एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट के अराउंड हम मूव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अराउंड मूव करता है, बट इन रोटेटरी मोशन इट इज नॉट लाइक दैट। रोटेटरी मोशन में पूरा ही
पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये फैन है, तो ये फैन ही पूरा मूव करेगा, ये किसी के अराउंड मूव नहीं कर रहा है, ये खुद ही पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं, और जो रोटेटरी मोशन है पूरा ही मूव करता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का है तो वो किसी और का एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि सर्कुलर, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। सर्कुलर मोशन में क्या है, मान लो ये सन है, ठीक है, और ये बाहर वाला अर्थ है, तो हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एंड इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। कि तो ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन है तो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, पीरियोडिक मोशन एक बार हो गया तो वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, एक मोशन दूसरा मोशन हो सकता है, ठीक है। तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में कंफ्यूज मत होना। सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट के अराउंड मूव करती है कोई ऑब्जेक्ट, रोटेटरी मोशन में पूरी बॉडी मूव करती है, लाइक अ फैन इज मूविंग ऑल। नेक्स्ट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, अभी पीछे समझा के आई हूं आपको, टू एंड फ्रो मोशन, इस साइड टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव करती है कोई भी चीज, उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब पीरियोडिक मोशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, बिकॉज कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद वो चीज फिर से मूव करे, फिर से जो है दोहराएगी उस जगह को, मूवमेंट को, ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर से वो चीज रिपीट होती है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, कोई चीज जो है फिर से उस चीज को रिपीट नहीं करती, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स, एग्स नहीं होगा यहाँ, लेग्स होगा, लेग्स कर लीजिए। तो ये कुछ टाइप्स के मोशन हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस किस मोशन में क्या है, किस मोशन का क्या एग्जाम्पल है। नाउ विल कम बैक, गो बैक टू आवर क्वेश्चन। वेट, अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिए, कितने टाइप की, 6 टाइप्स के मोशन हमने डिस्कस किए। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। नाउ आवर क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बतानी है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन, मोशन जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो इट इज पीरियोडिक मोशन। हाँ, पीरियोडिक मोशन होता है ना, क्योंकि कुछ टाइम, कुछ पीरियड के बाद फिर से रोटेट, फिर से उस चीज को दोहराती है, रिपीट करती है, तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, यस, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, तो दिस इज rectilinear motion. The motion of plucked string of a sitar is oscillatory motion. सितार की जब स्ट्रिंग्स को हम मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, खींचेंगे, तो आप देखेंगे वो वाइब्रेट होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट होएगा। तो यस, इट इज ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन, नो दिस इज नॉट नेसेसरी कि सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन में ही रिपीट करें, जरूरत थोड़ी है सर्कुलर मोशन में ही रिपीट करेंगे, है ना। तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ही बताना है, और जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर है। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। कंफ्यूज मत हो ना, इनकरेक्ट पूछा है और ये इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। वेट, this is our question number 16. Which of the following statement is correct regarding image? अच्छा, which of the following statement is correct regarding image formation in plane mirror? प्लेन मिरर के का क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी पीछे समझा के आई हूं आपको, और इसका आंसर आप बताओगे। अब इमेज इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट होती है, यस। इमेज इज रियल, रियल इमेज होती है क्या, बताइए। नहीं होती। कौन सी इमेज बनती है, मैंने पहले ही बताया था, वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, यस। लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट, उसी को हम कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। तो यस, दिस इज राइट, और ये रॉन्ग है। इमेज इज इरेक्ट, यस, करेक्ट बताना, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, और ये भी करेक्ट है। इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यस, जो इमेज का साइज है वो सेम रहता है जो ऑब्जेक्ट का साइज हो उससे, ठीक है। तो हमें कौन सा आंसर हुआ हमारा, ए, सी एंड डी। ए, सी और डी देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ए, सी, जी। तो दिस इज आवर राइट आंसर, ओके।
प्लेन मिरर का क्वेश्चन मैं पीछे ही समझा के आई हूँ, इसलिए मैंने आपको ज्यादा डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं किया। करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे, वहां पे 4 करेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। एक और करेक्टरिस्टिक उसमें ऐड कर लेना, साइज वाला, कि जो साइज है वो ऑलवेज रिमेन सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लेन मिरर हो गया। अच्छा, ये मैंने स्फेरिकल मिरर का एड ऑन किया हुआ है इसमें। स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट मैंने जस्ट ऐसे ही एड ऑन कर दिया है, आप यहाँ से रीड आउट कर लेना। ठीक है, बाकी जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल समझा दूंगी, फिर भी चलो थोड़ा सा बता देती हूँ जब लिखा है तो। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, आपने बॉल को बीच से कट किया, 2 पीसेज में कट होगी बॉल, एक पीस ये और एक पीस ये। जो कनकेव मिरर होता है, केव, केव मतलब गुफा, तो मान लीजिए ये अंदर वाला पोर्शन है, तो इसमें जो कनकेव मिरर है उसमें अंदर वाला पोर्शन स्मूथ होता है और बाहर वाला पोर्शन जो है रफ होता है। तो जो इमेज बनती है, जो रिफ्लेक्शन होती है, वो यहाँ होती है फ्रंट पोर्शन पे, और कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है। और ये जो कन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो है कन्वेक्स में ऊपर वाला पोर्शन जो है ये प्लेन होता है और अंदर वाला पोर्शन रफ होता है। ठीक है, कनकेव, केव, केव लाइक स्ट्रक्चर, गुफा की तरह जो है वो कनकेव है, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स में जो बाहर वाला है वो कन्वेक्स है और ये वाला यहाँ पे रफ सरफेस है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कौन सा कनकेव मिरर कौन सा कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो गहरा होगा अंदर से वो कनकेव मिरर, जो उभरा हुआ होगा बाहर को वो कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कनकेव और कन्वेक्स मिरर का, कि कैसे रिफ्लेक्शन होती है इसमें। ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। देखिए कनकेव मिरर में यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, आउटर सरफेस इज रफ। कन्वेक्स मिरर में यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, आउटर जो अंदर का सरफेस है वो रफ होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, वैसे तो करेक्टरिस्टिक में आगे लिखा हुआ है, जो कनकेव मिरर है उसमें वो से कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, बिकॉज जो रेज हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं एट द पॉइंट। और जो कन्वेक्स मिरर है वहां पे आप देखेंगे जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज यहाँ से आके डाइवर्ज हो जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, नेक्स्ट पेज। इसका क्वेश्चन तो नहीं आया है, ये जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्लाइड्स कुछ एड ऑन कर दिए हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, पढ़ लीजिएगा। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कन्वेक्स मिरर के और कनकेव मिरर के। डिफरेंस एक बार मैं आपको बता देती हूँ कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का। द कनकेव मिरर, द आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड, अभी बता के आया हूँ, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड होता है और इसका इनर साइड रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, अ कनकेव मिरर फॉर्म ऑफ वर्चुअल और रियल इमेज, और कन्वेक्स मिरर में इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है। अब जो बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, इमेज फॉर्म विद कनकेव मिरर वर्चुअल, और कि इमेज वर्चुअल, यहाँ पे लिखा है ना कि वर्चुअल भी बनेगी रियल भी बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है कि वर्चुअल जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। और जो कन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है वो ओनली अ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। ठीक है, तो इन डिटेल हम समझेंगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, एक बार मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं। प्लेन मिरर में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था प्लेन मिरर के बारे में। तो ये प्लेन मिरर के बारे में लिखा हुआ है और ये डायग्राम करेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ से जो है ये पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, so 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस प्रमोट्स, नॉट ट्रू बताना है, साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, साइंस इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्ट्स। तो साइंस इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है लर्निंग का। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि साइंस को हम किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मींस इंटीग्रेटेड लर्निंग। आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड लर्निंग,
सीबीएसई भी कहता है कि बच्चों को इंटीग्रेटेड लर्निंग कराइए, मीन्स एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना। फॉर एग्जांपल साइंस को हमने मैथ से कन्वर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या साइंस को हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो वो होगी इंटरडिसिप्लिनरी में इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, साइंस को हमने इंग्लिश से कनेक्ट कर दिया। अब इंग्लिश से कैसे कनेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल स्टोरी बना दी हमने, साइंस का कोई एक हमें टॉपिक समझाना था तो हमने स्टोरी बना के समझा दिया, तो स्टोरी फॉर्म में समझा दिया, तो वो इंग्लिश से कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। तो हाँ, साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, दिस इज ट्रू। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, अस्थायी होता है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, साइंस स्केप्टिसिज्म को मीन्स संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तो नहीं, साइंस संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देता। नॉट ट्रू बताना है, तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। साइंस इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्ट्स। तो साइंस मतलब कोई भी चीज, अगर कोई भी हम प्रैक्टिकल करेंगे या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके सामने हम प्रूफ रखते हैं कि ये चीज हुई तो इसका इस वजह से हुआ, ये एक्सपेरिमेंट किया और इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया, तो वो ऑफ कोर्स यस, वो सेट ऑफ फैक्ट्स प्रूफ करता है, रखता है सामने। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलता कि हाँ ऐसा होगा या वैसा होगा, वो सेट ऑफ फैक्ट्स पेश करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा देता है। साइंस स्केप्टिसिज्म को, संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, जो गुड साइंस एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू टू साइंस टीचर, टीचर के संदर्भ में, ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। तो जब भी बच्चे की जहाँ पे बात होती है पेडागोजी में, आप हमेशा देखना, जब भी जहाँ भी बच्चे की बात होती है, बच्चे को संदर्भ में रखे, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। ट्रू टू द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए, मतलब चाइल्ड के संदर्भ में सही है। ठीक है, साइंस एजुकेशन या कोई भी है, नॉट ओनली साइंस, जो एजुकेशन है इट इज ट्रू टू द चाइल्ड, कि हम बच्चे को बीच में रखेंगे, बच्चे को संदर्भ में रखेंगे। ठीक है, इट इज नॉट, टीचर को सेंटर में नहीं रखेंगे, टीचर को हम, स्कूल को सेंटर में नहीं रखेंगे, क्लासरूम कल्चर को भी हम सेंटर में नहीं रखेंगे, हम किसको सेंटर में रखेंगे? बच्चे को सेंटर में रखेंगे। तो यही हमारा राइट आंसर है, ट्रू टू द चाइल्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट? मतलब जो हम एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें से साइंस की कौन सी वैलिडिटी जो है सही बैठती है, सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है? तो कॉग्निटिव प्रोसेस, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल या प्रोसेस। कॉग्निटिव होता है दिमाग से, संज्ञान से रिलेटेड, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई चीज, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण से रिलेटेड, प्रोसेस मतलब साइंस में जब भी हम कोई स्टेप, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च वाला ही टेस्ट करके बच्चों को दिखाया है कि एक पोटैटो लिया, एक हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया, हम चेक करके बता रहे हैं कि हाँ अगर इस पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका जो कलर है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। तो हम एक प्रोसेस करके बता रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं, सो इट इज आवर राइट आंसर, प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, अनु took her class 8 children to field trip। अनु एक टीचर है जो 8th क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके गई है। Which of the following could be the most appropriate objective for this activity? इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो सही रहेगा, कौन सा एक ऑब्जेक्टिव है वो सही रहेगा? ठीक है, इट इनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन। हाँ, ये बच्चों के बीच इंटरेक्शन तो ऑफकोर्स बढ़ाएगा ही। जब हम बच्चों को ग्रुप में बाहर लेके जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि हाँ हमने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा, तुमने क्या देखा, तो ये हम अपने थॉट्स जो हैं शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट होता है किसी चीज को टच करके, किसी चीज को टच करके सीखना। ठीक है, तो हाँ कंक्रीट चीजों को एक्सपीरियंस, टच करके वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इट एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करने की शक्ति को बढ़ाएगा ये। हाँ, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास। नो, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसमें तो आपको अपनी समझ, अपनी सोच, अंडरस्टैंडिंग लगानी होगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, इसमें आपको अपनी जो सोच है और जो आपका आंसर होगा
बच्चे को सेंटर में रख के ही हमेशा आपको आंसर लगाना है, ठीक है। और बाकी आपको जो पेडागोजी का करना होगा सिलेबस अपना, पेडागोजी आपको पढ़नी होगी तो लेट्स लर्न एक चैनल है, वहां से पढ़ सकती है। हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, वो काफी अच्छा पढ़ाती हैं पेडागोजी, तो यू कैन गो ओवर देयर। लेट्स लर्न इस चैनल का नाम है। तो यहाँ पे आप, जब मैंने अपना सीटेट क्लियर किया तो मैंने भी अपने काफी सारे मतलब जो पेडागोजी होता है टोटली मैंने इसी चैनल से की थी कंप्लीट। बाकी जो मेरा अपना सब्जेक्ट था साइंस, वो तो मैं क्लास में स्कूल में पढ़ाती ही हूँ, तो वो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मेरा हो गया था। बट बस पेडागोजी के लिए मैंने एफर्ट लगाया था, जिसके लिए मैंने सिर्फ लेट्स लर्न की वीडियोस देखी थी जो मैम ने डाली, और वहीं से मेरा हो गया था। तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज which of the following should not be an objective of science education at the upper primary level? कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा अपर प्राइमरी लेवल में, मतलब टीजीटी की बात कर रहा है, आई मीन यस टीजीटी की बात कर रहे हैं, मीन्स 6 to 10th की बात, 6 to 8th की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये नहीं होना चाहिए क्या? वो तो होना चाहिए। इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन की वैल्यूज को हमें सिखाना बच्चों को, ये भी होना चाहिए। कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये भी होना चाहिए। एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ, कि बच्चों को जोर देना कि बच्चों जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस लिखी हैं वो रट लो, घोट लो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज नॉट द, ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं होना चाहिए कभी भी कि बुक से रट्टा लगाओ, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, डी हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाउ 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन? इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है? आस्किंग चिल्ड्रन, क्रिटिकल थिंकिंग पता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, मतलब कुछ हट के थिंकिंग करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें से कौन सा एक है जो इनहेंस कर रहा है, जो बढ़ावा दे रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को? आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, की बुक से पढ़ लो, इससे कोई बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल स्किल्स कोई इनहेंस हो रही है? नहीं हो रही। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द, जो एंड में टेक्स्ट बुक के एक्सटेंडेड लर्निंग एक्सरसाइज, एक्सटेंडेड लर्निंग दिया, उसको पढ़ लो, बस तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। क्या इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होगी? नहीं होगी। आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, यस ये अच्छा सा लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, ये भी ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करके बताती है टीचर तो बच्चा जल्दी सीखता है, बट जहां पे बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, खुद एक्टिव होगा, जहां बच्चा खुद करके देखेगा, वहां बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता है। तो यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज आंसर नंबर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। A teacher begins the class by demonstrating the chemical test of starch or chemical test of a starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in above statement is, मतलब कोई टीचर है वो क्लास में बच्चों को, भी मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था केमिकल टेस्ट वाला, पोटैटो वाला, आयोडीन सोल्यूशन से चेक करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं पोटैटो में। तो वही टीचर जो है वही वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही है क्लास में बच्चों को। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट करना, ये इनमें से कौन से वर्ड को शो कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट करना, वो किस वर्ड को यहाँ शो कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब करके दिखाना, अप्लाई कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही, करके दिखा रही है। तो इसमें क्रिएटिंग नहीं है, एनालाइज नहीं कर रही, वो अप्लाई कर रही है, इस चीज को अप्लाई करके दिखा रही है कि ऐसे करेंगे तो, जो पोटैटो लिया उसमें कट किया, आयोडीन सोल्यूशन हम डाल रहे हैं, तो वो क्या अप्लाई करके दिखा रही है चीजों को। तो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड इज रिलेटेड टू अप्लाइंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, वैसे इसमें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है, समझ लगानी है, तो वो आपको उसके लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, समझ के ही आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। 23 is done. 24. Which of the following activities will not provide for active learning among children? कौन सी जो चीजें हैं will not provide
फॉर एक्टिव लर्निंग, कौन सी जो एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है, इनमें से किस ऑप्शन है जहां एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है बच्चे की, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, लिसनिंग टू लेक्चर इन क्लास। यहाँ पे बच्चे की एक्टिव लर्निंग हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ट्रिप, यहाँ भी बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। बट यहाँ पे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो बस बैठ के सुने जा रहा है, लेक्चर को सुने जा रहा है, वहां वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो उसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन है जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जहां बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक्टिवली, वो जस्ट लेक्चर को सुन रहा है, ठीक। तो दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड में 2-3 क्वेश्चन और होंगे हमारे साइंस के, ठीक है, वो भी वहां डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन साइंस, की बच्चों का लर्निंग गैप कहाँ आ रहा है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट मैप, अब कॉन्सेप्ट मैप से हम लर्निंग गैप आ रहा है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट मैप को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने फ्रिक्शन का आपको समझाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्रिक्शन हमारा कोई टॉपिक है, जैसे मैं अपनी क्लास में भी जब भी पढ़ाती हूँ, तो जब भी कोई चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, बच्चों को कहते हैं फ्लो चार्ट बना के लाना। इससे पता चल जाता है बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट की, हमने ये पढ़ा, इसमें ये चीजें थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन पढ़ा, तो फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कितने टाइप्स का है फ्रिक्शन, इसमें क्या क्या यूजेस हैं फ्रिक्शन के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, तो ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ते हैं। तो ये हो गया फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू हम बच्चे को समझा रहे हैं, इसे हम कॉन्सेप्ट मैप भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम बच्चे की लर्निंग गैप का पता नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है कि बच्चे की कोई एक इंफॉर्मेशन हमने कोई एक पर्टिकुलर घटना, ठीक है, एनेक्डोटल होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर घटना। तो कोई एक पर्टिकुलर घटना, फॉर एग्जांपल हमने डायरी में नोट लिख दिया कि आज आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे किया क्लास में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कि बच्चे के बारे में कुछ एक प्रॉपर घटना के बारे में, पर्टिकुलर घटना के बारे में मेंशन लिख रहे हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? अब पोर्टफोलियो होता है कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क, मतलब जितने भी पेपर लिए, UT1 लिया, UT2 लिया, या फिर हाफ ईयरली हुआ हमारा, ठीक है, या फाइनल एग्जाम हुआ, जितने भी एकेडमिक वर्क किया है उसने, वो सारा ही एकेडमिक और नॉन एकेडमिक बोथ, ठीक है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों की इंफॉर्मेशन हम एक रजिस्टर में या फिर एक पेन ड्राइव में या कहीं भी जहां भी हम सेव करके रखते हैं, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? कंपाइलेशन। पोर्टफोलियो इज कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक वर्क, कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक वर्क, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक वर्क, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन एकेडमिक वर्क, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में आप समझ आ गया आपको क्या है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या हो गया? पर्टिकुलर घटना के बारे में हम बताते हैं, और इसमें क्या हो गया, पोर्टफोलियो में क्या हो गया कि कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक और नॉन एकेडमिक वर्क, ठीक है। तो कंपाइल करके रखते हैं जितने भी पेपर हुए, एग्जाम हुए, या कहाँ बच्चा स्पोर्ट्स में गया, किस स्पोर्ट्स में गया, कब गया, कौन सी एक्टिविटी में उसने को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, तो वो सब हम मेंशन करते हैं इसमें, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। एंड ऑप्शन डी इज टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, कि टर्म और अचीवमेंट टेस्ट जो यही जो हमारे हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम, UT1 UT2, ये सारे जो हमारे टेस्ट हैं, टर्म टेस्ट, तो ये इनसे भी हम जो है बच्चे की लर्निंग गैप्स का पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने, हमने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। तो इन चीजों से, ऑप्शन नंबर B, C, D से हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, बाकी B, C, D ऑप्शन होंगे। B, C and D ऑप्शन इज गिवन ऑप्शन नंबर 4, so this is our right answer.
फिर भी आपको कभी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑब्जर्वेशन। द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन के बेस पे आधार, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बेस पे आधारित है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम बच्चों को, इसके बेस पे, ओरल टेस्ट के बेस पे नहीं, रिटन टेस्ट के बेस पे नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम सारी चीजें मेंशन करते हैं कि बच्चे ने इस दिन ये किया, इस दिन बच्चा क्लास में प्रेजेंट था नहीं था। इस एनेक्डोटल रिकॉर्ड में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये विच ऑफ द फ्लोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो कौन सा टूल है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये बताना है हमें। पश्मीना शॉल is made from hair of goats. Angora is type of wool obtained from rabbits. Camel wool is used to make carpets. Pashmina wool is obtained from rabbit. जो पश्मीना वूल है वो कहाँ से मिलती है, रैबिट से या गोट से, बताइए जल्दी। रैबिट से मिलती है या गोट से मिलती है, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना कि कौन सा सही है। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स, नहीं ये सही नहीं है। अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, यस। कैमल वूल इज यूज्ड टू मेक कारपेट, यस हम यूज करते हैं कैमल की वूल जो है, कुछ कैमल्स की वूल सॉफ्ट होती है, कुछ कैमल्स की वूल जो है रफ होती है, तो हाँ हम मैट बनाने के यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट। पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट नहीं, तो इसका आंसर होगा बी और सी। अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, कैमल वूल इज यूज्ड टू मेक कारपेट। आंसर होगा बी एंड सी, सो दिस इज राइट आंसर। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं ये इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। ये कुछ फीचर्स दिए हुए, तीन फीचर हैं, इनके बेस पे नीचे जो एनिमल्स दिए हमें पहचानने के कौन से एनिमल के फीचर्स हैं ये। लॉन्ग बैकबोन, मैनी मसल्स, बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। सो स्नेक है, अर्थवर्म है, स्नेल है, हुकवर्म है। हुकवर्म और स्नेल तो होगा नहीं, और क्योंकि इनकी बॉडी तो लॉन्ग तो नहीं होती, छोटे छोटे से होते हैं बेचारे। स्नेक और अर्थवर्म तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो स्नेक ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अर्थवर्म, तो राइट आंसर होगा स्नेक। लॉन्ग बैकबोन होती है, मैनी मसल्स होती हैं, और बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। जब भी स्नेक आगे की तरफ मूव करता है तो पीछे इसकी जो बॉडी है वो लूप आने के बाद ही वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो दिस इज अ राइट आंसर, आंसर इज स्नेक। नाउ question number 29, two questions are left out only. Question number 29 is which of the following statement is not true। इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था कि एंड में हम करेंगे हार्ट वाला क्वेश्चन, तो एक बार देख लेते हैं। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, ट्रू इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है जो गलत है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं, कुछ आर्टरीज तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करती है ना। All artery carry oxygen from heart to other part. All arteries carries oxygen from heart to other parts. हाँ ये arteries लेके जाती हैं। Arteries have thick walls. Yes, thick walls होती हैं। Arteries have elastic walls. Yes, elastic walls होती है। तो इसमें जो right answer है ऑप्शन नंबर ए, all arteries carry oxygen rich blood. ठीक है, ये हार्ट वाला डायग्राम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा समझा देती हूँ जल्दी से। हार्ट की शेप फॉर एग्जांपल ये है, इसको चार चैम्बर्स में हम डिवाइड करेंगे। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो द ब्लड दैट इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी से सेल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा था ब्लड, वो यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी करते हुए यहाँ आएगा, और ये जो है इस ब्लड को लंग्स में भेज देगा, और लंग्स से वापस फिर मैंने आपको समझाया था, फ्लो चार्ट बनाया था कि लंग्स से कैपिलरी
कैपिलरी ट्यूब से होते हुए, फिर ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चली जाती है। तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से आ रही है, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी हमारे सेल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आएगा यहाँ पे और यहाँ से लंग्स को भेज देगा। और इस साइड राइट ऑरिकल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब जो कैपिलरीज ऑक्सीजन लेके आ रही है लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स, लंग्स से आएगा ये ऑक्सीजन कैरी करके, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ये जो ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी में चला जाएगा ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करके बॉडी में चला जाएगा और बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, और वहां पे ऑक्सीजन, मैंने बताया था, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज मिल के जो है इट इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो हमारी सेल में हो रही है। ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में। और राइट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स से, और ये कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, विच ऑफ इज नॉट ट्रू, तो कौन सी ट्रू नहीं है, फर्स्ट, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बिकॉज कुछ आर्टरीज तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इन डिटेल में हार्ट का वर्किंग फंक्शन सब डिटेल में समझाऊंगी जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, जब 1 बाय 1 सारे चैप्टर हम कवर करेंगे तब वहां पे आपको अच्छे से इन डिटेल इन डेप्थ आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, फंक्शनिंग दी हुई है हार्ट की, तो आप एक बार समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था जो रेड कलर होता है ये डिफाइन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लू कलर है ये शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स द ब्लड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्लू कलर शोज ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, रेड कलर शोज ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। रेड कलर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, रेड कलर शो कर रहा है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और ब्लू कलर शो कर रहा है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फंक्शनिंग सब कुछ हार्ट का दिया हुआ है इन डिटेल, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या है, कुछ एसिड्स के नाम है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक टेबल भी दिया हुआ है, ये थोड़ा ब्लर है तो प्लीज आप दिख तो रहा है, अंडरस्टैंड तो हम कर पा रहे हैं टेबल से, तो आप एक बार पढ़ लेना कि एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, विनेगर में, सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड और ग्रेप्स में, एस्कॉर्बिक एसिड ऑल सिट्रस फ्रूट में। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो है सारे सिट्रस फ्रूट लाइक आंवला, टमाटो सब में प्रेजेंट होता है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना हमारा, वो जो है कम खट्टा होता है एज कम्पेयर टू सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड हैज ग्रेटर एसिडिटी, इसमें ज्यादा खट्टापन होता है एज कम्पेयर टू एस्कॉर्बिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क और योगर्ट में, मैलिक एसिड एप्पल्स और पियर्स में, फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग, एंट जो हमें काटती है तो उसका जो डंक होता है उसमें क्या है, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। तो हमने देखा ना, जब भी हमें ये मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ाया ना कि जब भी हमें एसिड को ट्रीट करना हो तो हम बेसिक सब्सटेंस लेते हैं, तो एंट जब हमें स्टिंग करती है तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, और एसिड को हम किससे ट्रीट करते हैं, बेसिक से। तो एंट जब स्टिंग करती है तो उसपे हम इनो वगैरह या सोडा रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसके जो अफेक्ट है उसको कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30 and this is our last answer, last question, sorry, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन here it is, so which of the following represent correct matching order, कौन सा सही है। एसिटिक, ये नीचे ऑप्शन दिए हैं कि ए का 2 होगा या बी का 2, तो देख लेते हैं एक बार। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो आप एक ऑप्शन से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था विनेगर में, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में, तो ए का 4 देखिए कहाँ है।
एसिटिक ए का 4 देखिए इसी में एक ही में है, तो सारे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। अगर हमें एक नहीं मिलता, सब में यहाँ 4 होता, फिर हमें बी ऑप्शन पे जाने की जरूरत थी। बट जब हमें एक से ही ऑप्शन से पता चल गया हमारा राइट आंसर क्या है, तो फिर हम सारे क्वेश्चन को करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि बी लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है। लैक्टिक एसिड हमने देखा कर्ड और मिल्क में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पिनच में। एंड एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। और एक और चीज मैंने आपको बताई कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एस्कॉर्बिक एसिड, वो ज्यादा खट्टा होता है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड सॉरी, सिट्रिक एसिड ज्यादा खट्टा होता है एज कम्पेयर टू एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास टुडे। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो इन 30 क्वेश्चन में से कहीं भी कोई भी आपको डाउट आया होगा, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई होगी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली मैं जो वीडियो बनाऊंगी जुलाई 2019 का जो सीटेट का पेपर था वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बाकी भी जो जितने भी हम पेपर डिस्कस करेंगे सबकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और ये जो पीडीएफ है इस पीपीटी का, ये आपको मिल जाएगा इस मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है आरबी कौशल अकेडमी। ठीक है, आरबी कौशल अकेडमी पे आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको मैं दोनों ही पीडीएफ डाल दूंगी, ये वाला भी और जो ओरिजिनल पेपर था वो भी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।